हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 10 अपलोड कर दिया। ठीक है, ये पार्ट 11 है। इसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपको बताना कि किस शब्द में है जो आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आपको बताना कि किस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है बुलावा, ठीक, दिखावा, चढ़ावा। तो आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय हमने आपको बता दिया कि जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लावा में क्या है? प्रत्यय नहीं है। ठीक है, लावा शब्द में प्रत्यय नहीं है, आवा आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अनुवाद, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग पहले ही लगता है, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ठीक है, तो अनुवाद में अगर उपसर्ग देखते तो उपसर्ग पहले ही आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनु आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो 30, 42, 50, 28। तो कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 हो जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 हो जाएगा, 42 जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कृदंत। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना कृदंत प्रत्यय है ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जी आपको बताना किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। तो याद रखना हमेशा कृदंत प्रत्यय है जी हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सावधानी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना कि सावधानी प्रत्यय बाद में लगता है, तो सावधानी में क्या प्रत्यय आ जाएगा? बड़ी नी आता है, तो क्या बड़ी ई आ जाएगा प्रत्यय, तो लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक, आपको बताना है कि दो अथवा दो से अधिक, तो क्या कहते हैं उसे? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, छंद कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे? संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विच्छेद, विग्रह या संक्षेप। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कर्मधाराय समास किस में है? आपको बताना कि कर्मधाराय समास किस में है। तो चक्रपाणी, नीलोत्पलम, माता पिता या चतुर्युग में, तो किस में हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पलम में हो जाएगा। कर्मधारय समास किस में? नीलोत्पलम में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जिस समास के दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जो आपको बताना, जो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तुरंत समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है कि दीनानाथ, दीनानाथ में प्रयुक्त है, दीनानाथ में कौन सा समास है? आपको बताना दीनानाथ में कौन सा समास है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कौन सा समास हो जाएगा जब समास पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आता है दस मुख, दस मुख में कौन सा समास है? आपको बताना है कि दस मुख में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष, दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय समास, तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, जब भी हमने आपको बताया था समास पढ़ा, जब कि किसी भगवान का नाम आता है, ठीक है, या ऐसा कोई नाम आता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है ये आपको बताना। तो किसमें सही सामासिक पद है? तो पुरुष, धनवी, ठीक, मंत्री परिषद,
दिवारात्रि त्रिलोकी में सामासिक पद है, तो किस में हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोकी में हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट, देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है आपको बताना, देश प्रेम में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुप्रिय समास। देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा, देश के लिए प्रेम, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो आपको बताना पंचवटी में कौन सा समास है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, नन, बहुप्रिय, कर्मधारय। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुप्रिय समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में आपको बताना कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास, आलुक समास। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, तो युधिष्ठिर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको बताना रूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो सही आंसर है वो आपको बताना रूढ़ शब्द कौन सा है, जलज, वैभव, मलयज, पंकज। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैभव। वैभव में कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देसर है, आपको बताना देसर शब्द कौन सा है, खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। तो इसमें देसर शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटा हो जाएगा। ठीक है, लोटा कैसा शब्द है, एक देसर शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपको बताना कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो सही आंसर है वो आपको बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते, तो यौगिक कहलाते। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, अनुकरणात्मक नहीं है जी, आपको बताना कौन सा अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक, तो मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, झुटलाना। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, झुटलाना। ठीक है, झुटलाना क्या है, ये क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, झुटलाना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है, आपको बताना कि मृगनयनी में कौन सा समास है, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख है या रूपक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, उल्लेख क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संदेशनी, क्या संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्ययोक्ति या वक्रोक्ति। जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है वीर या आला किस जाति का छंद है, वीर या आला किस जाति का छंद है, जी आपको बताना। ठीक है, मात्रिक है, मुक्त है या वर्णिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आला किस कौन सा है, ये वर्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, वर्णिक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बीभत्स, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या होता है। तो भय, घृणा, शोक, निर्वेद। बीभत्स का हो जाएगा घृणा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है यहाँ पे क्रोध। क्रोध रस का स्थायी भाव बताना है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है क्रोध। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, रस कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है रस कितने प्रकार की होती है।
3, 9, 8, 7 कितने प्रकार के होते हैं रस? रस होते हैं 9 प्रकार के। जी आपको याद रखना, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना निम्नलिखित हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपको बताना हिंदी साहित्य का वात्सल्य या वात्सल्य, करुण, भक्ति, शांत, तो कौन सा है? ठीक है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? वात्सल्य, करुण, भक्ति, शांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत रस हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, उत्साह या हास? श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार का रति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? एक साथ दो, लाभ होना, बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूठा दिखावा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है? कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है? आपको बताना है कि एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, ऑप्शन बी है बुरे का अच्छे से संग न होना। ठीक है, ऑप्शन सी है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, ऑप्शन डी है बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है, वो आपको बताना कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है अभिधा, रस, व्यंजना, लक्षणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रस हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? आपको बताना कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, बेढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक ही जैसे, तो इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथी एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। तो ऑप्शन ए है पानी भरना, ऑप्शन बी है पानी में आग लगाना, ठीक, ऑप्शन सी है पानी फेर देना, ऑप्शन डी है पानी पानी होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी भरना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी भरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल पक जाना का अर्थ है? दिल पक जाना का अर्थ है अत्यधिक पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना या प्रेम ना होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, क्या? अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है? अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है? ये आपको बताना कि अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होता है। भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना,
प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोयले की दलाली में मैं काला करते, कोयले की दलाली में मैं काला करते, झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, व्यापार में घाटा। तो इसका है बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो परिश्रम अधिक और फल कम, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। खोदा पहाड़ निकली चुईया का लोकोक्ति का अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, अनुभव होना। ठीक है, तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है अनुभव होना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभव होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना, तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना। ठीक है, तो इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालमेल ना होना। क्या हो जाएगा, तालमेल ना होना। कोई इरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ होता है तालमेल ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ होता है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है, जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, असंगत बातें करना, राइट आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाने का अर्थ होता है असंगत बातें करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, अंगूठी का नग होने का अर्थ है, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ, अनुरूप, जोड़ा होना, बहुत प्रिय या बहुत सुंदर होना। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ, अनुरूप, जोड़ा होना, बहुत प्रिय होना या बहुत सुंदर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा, अनुरूप जोड़ा होना, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डपोर शंख का अर्थ है, डपोर शंख का अर्थ क्या है, जो आपको बताना, डपोर शंख का अर्थ क्या होता है, सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना या बेवकूफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, डपोर, डपोर शंख का अर्थ होता है बेवकूफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना कर देता है, राम नाम जपना पराया माल अपना कर क्या होता है, दान करना, सर्वज्ञ होना, दूसरों से सहानुभूति रखना, धोखे से धन जमा करना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना कर होता है धोखे से धन जमा करना। क्या होता है, धोखे से धन जमा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धोखे से धन जमा करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जाके पाँव ना फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है, जो आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन ए, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दयालु होना, कठोर होना। तो जाके पाँव ना फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम, समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्म चिन्ह नहीं है, आपको बताना है कि ब्राह्म चिन्ह कौन सा नहीं है इनमें से, पूर्ण विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम। तो इसमें अवतरण हो जाएगा, जी क्या, ब्राह्म चिन्ह नहीं है अवतरण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाक्य के घटक होते हैं, आपको बताना वाक्य के घटक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया।
तो वाक्य के घटक होते हैं उद्धेय और विधेय। ठीक है जी, याद रखना है आपको, उद्धेय और विधेय क्या होते हैं, वाक्य की घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सरल का विलोम क्या है, आपको बताना कि सरल का विलोम क्या होता है। तो सरल का विलोम होता है कठोर, गरल, दंड या कुटिल। तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल का विलोम होता है कुटिल होता है जी, आपको याद रखना है, सरल का विलोम होता है कुटिल। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे गुण का विलोम क्या होता है, आपको बताना कि गुण का विलोम क्या होता है। तो गुण का विलोम होता है विगुण, दोष, लालची, सगुण। तो गुण का विलोम होता है दोष, ये आपको याद रखना, गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, ढाढ़स का विलोम क्या होता है। ढाढ़स का विलोम क्या होता है जी, आपको बताना है कि ढाढ़स का विलोम क्या होता है। सांत्वना, त्रास, अपनत्व, सहानुभूति। ढाढ़स का विलोम होता है त्रास। ठीक है, तो जी आपको याद रखना, ढाढ़स का विलोम त्रास होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झंकृत। झंकृत का विलोम है, आपको बताना कि झंकृत का विलोम क्या है। तो कंपन, हलचल, गूंज, निस्वद्य। तो झंकृत का विलोम आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशब्द। ठीक है, नेक्स्ट है, झीना का विलोम है, आपको बताना झीना का विलोम क्या है, पतला, गाढ़ा, बारीक, मोटा। तो जो राइट आंसर है आपको वो बताना, झीना का विलोम होता है गाढ़ा होता है। ठीक है, झीना का मतलब होता है गाढ़ा होता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है जंगम। जंगम का विलोम होगा, आपको बताना जंगम का विलोम क्या होगा। तो जंगम का विलोम क्या होगा, स्थूल, स्थिर, स्थावर, इनमें से कोई नहीं। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम का विलोम होता है स्थावर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जातीय का विलोम क्या होता है। तो जातीय का विलोम होता है सजातीय, सामूहिक, विजातीय, सामुदायिक। तो जातीय का विलोम हो जाए आपको, जातीय का हो जाएगा विजातीय। ठीक है, जातीय का विलोम क्या होता है, विजातीय जी, आपको याद रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे छदम का विलोम होगा, आपको बताना छदम का विलोम क्या होगा, सत्य, व्यक्त, निरंतर, निराशय। तो छदम का विलोम क्या होता है, तो छदम का विलोम होता है व्यक्त होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना, छद्म का विलोम क्या होता है, व्यक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, चेस्ट। चेस्ट का विलोम क्या होता है। तो चेस्ट का विलोम आपको बताना है कि चेस्ट का विलोम क्या होता है, विचेष्ट, विचेष्ट, निचेष्ट, विकार या चतुर। चेस्ट का क्या होता है, निचेष्ट होता है। चेस्ट का विलोम होता है निचेष्ट। ठीक है जी, आपको याद रखना, चेस्ट का विलोम क्या हो जाएगा, निचेष्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रहण। ग्रहण का विलोम क्या होता है, अनुकरण, आग्रह, स्वीकार, त्याज्य। तो ग्रहण का विलोम होता है क्या, ग्रहण का विलोम क्या होता है, तो ग्रहण का विलोम होता है त्याज्य होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना, तो ग्रहण का विलोम क्या, त्याज्य होता है। नेक्स्ट है, गौण। गौण किसका विलोम है, आपको बताना गौण का विलोम क्या होता है, विद्वान, लघु, प्रमुख, मूर्ख। तो गौण का विलोम होता है प्रमुख होता है। ठीक है, तो गौण का विलोम क्या होता है, प्रमुख होता है जी, आपको याद रखना। तो यहाँ पे है गुरु। गुरु किसका विलोम होता है, आपको बताना गुरु का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी है छात्र, निम्र या लघु। तो गुरु का विलोम क्या होता है, गुरु का विलोम होता है लघु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तो गुरु का विलोम होता है लघु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरल। गरल का विलोम होगा, आपको बताना कि गरल का विलोम क्या है। तो जल, सुधा, शरबत, जूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा हो जाएगा। तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता गत। गत का विलोम होगा, आपको बताना गत का विलोम क्या है। तो आगत, स्वागत, विराम या गर्द। तो गत का विलोम क्या हो जाएगा, गत का विलोम होता है आगत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गत का विलोम आगत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का विलोम होगा विनम्र, कठोर, विवेकी, मधुर। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम आपको बताना है, तो कर्कश का विलोम हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो कर्कश का विलोम विनम्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम आपको बताना कि कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो निर्दयी, कृतज्ञ, उदार, आज्ञाकारी। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है कानन। कानन का विलोम होगा, आपको बताना कि कानन का विलोम क्या है। तो सुनसान, शहर, भीड़ या वन। कानन का आपको विलोम बताना, तो कानन का विलोम हो जाएगा कि शहर हो जाएगा। ठीक है, कानन का विलोम क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा जी, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिजु का विलोम होगा, आपको बताना है रिजु का विलोम क्या होता है। तो त्रिभुज, घेरा, गोला या वक्र। तो रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम होता है वक्र होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रथ। रथ का विलोम क्या, आपको बताना रथ का विलोम अनर्थ, विनीत, सरल या दम्भी। तो इसका क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनर्थ हो जाएगा। रथ का विलोम क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उहापोह का विलोम है, उहापोह का विलोम क्या है, आपको बताना निराकार, निश्चित, अनिश्चित, असमंजस। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निश्चित हो जाएगा। उहापोह का विलोम होगा निश्चित होगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है उपसर्ग का विलोम होगा, आपको बताना कि उपसर्ग का विलोम क्या होता है। तो उपसर्ग का विलोम क्या होता है, विसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, परसर्ग होता है या सर्ग होता है। तो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था यह लोक का विलोम है, यह लोक का विलोम क्या हो जाता है, भूलोक, ब्रह्मांड, विलोक या परलोक। तो यह लोक का विलोम क्या हो जाएगा, यह लोक का विलोम होता है परलोक होता है, ठीक है, इस यह लोक का विलोम हो जाएगा परलोक जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आसक्त। आसक्त का विलोम होगा आसक्त का आश्रित, विरक्त, बोलजा या निंदा। आसक्त का विलोम आपको बताना क्या हो जाए, आश्रित, विरक्त, बोलजा या निंदा। तो आसक्त का विलोम होता है विरक्त होता है, ठीक है जी, आपको आसक्त का विरक्त होता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आकीर्ण। आकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है, विस्तृण, संकीर्ण, प्रकीर्ण या विकीर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण होता है, ठीक है। तो विकीर्ण हो जाएगा, आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है आरोहण। आरोहण का विलोम क्या हो जाएगा, आरोहण का विलोम हो जाता है आहारम, तोरण, अवरोहण या आरोही। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, आरोहण का विलोम क्या हो जाता है, अवरोहण हो जाएगा, ठीक है, आरोहण का अवरोहण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अवनत। अवनत का विलोम होगा, अवनत का क्या हो जाएगा, अभिनत, विनत, सुनत या उन्नत। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना कि अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत हो जाएगा, ठीक है, अवनत का विलोम उन्नत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होगा, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना। अतिवृष्टि का अकाल, तूफान, अनावृष्टि या वर्षा। अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना अतिवृष्टि का अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिजात का विलोम क्या है। अभिजात का विलोम आपको बताना कि अभिजात का विलोम क्या है, अकुलीन, कुलीन, वंचित, सामान। अभिजात का विलोम क्या हो जाएगा, अभिजात का हो जाएगा अकुलीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अकुलीन हो जाएगा, अभिजात का विलोम अकुलीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा, आतप, अतिथेयी, आतिथ्य, आतई। तो आपको अतिथि का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आतिथेयी, ठीक है, आतिथेयी हो जाएगा। तो अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा, अतिथेयी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अथ। अथ का विलोम क्या है, आपको बताना कि अथ का विलोम क्या हो जाएगा। तो अथ का विलोम आपको बताना है कीर्ति, मत, वृत्ति, इति। तो अथ का विलोम होता है इति होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। चलिए नेक्स्ट है अकस्त। अकस्त का किसका विलोम शब्द है, आपको बताना अकस्त, अशक्त, विशक्त, संसिक्त, शाश्वत। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विशत हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे झंझावत। झंझावत किसका पर्यायवाची है, आपको बताना कि झंझावत किसका पर्यायवाची है। तो वायु, तूफान, वर्षा। तो झंझा किसका पर्यायवाची, झंझा हो जाएगा तूफान का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, तूफान का पर्यायवाची क्या है, झंझावत है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से तोता का पर्यायवाची बताना है, सुबह, सुग्गा, सुख, ये सभी। तो तोता का आपको पर्यायवाची क्या होता है, तो ये सभी हो जाएंगे, तोता का पर्यायवाची सभी है, सुबह, सुग्गा, सुख, ठीक है जी, सभी किसके पर्यायवाची, तोता के, ठीक। चलिए नेक्स्ट है चित्रक।
चित्रक किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है चित्रक किसका पर्यायवाची है। हिरण का, बाघ का, ए और बी दोनों, ए सभी। तो चित्रक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बाघ का हो जाएगा। बाघ का पर्यायवाची क्या है? चित्रक हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वृत्ति। वृत्ति किसका पर्यायवाची है? आपको बताना कि वृत्ति किसका पर्यायवाची है। जीव, जीविका, याचना या सभी। वृत्ति किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जीविका का हो जाएगा। ठीक है, वृत्ति जीविका का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है? आपको बताना प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है। पतंग, जुगनू, माचर या तारा। प्रभाकिट किसका पर्यायवाची हो जाएगा? प्रभाकिट हो जाएगा जुगनू का पर्यायवाची। जुगनू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रभाकिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विपिन। विपिन का पर्यायवाची है। आपको बताना कि विपिन का पर्यायवाची क्या है। विकास, बांसुरी, जंगल, स्थिरता। तो विपिन का पर्यायवाची हो जाएगा जंगल हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना कि विपिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता खल। खल का पर्यायवाची है। आपको बताना कि खल का पर्यायवाची क्या है। तो दुष्ट, नीच, पाजी, ये सभी। तो खल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएंगे। खल के पर्यायवाची क्या है? ये सभी है खल के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट है धीवर। धीवर किसका पर्यायवाची है? तो चिड़ीमार, केवट, धोबी, नाई। तो आपको बताना है धीवर। धीवर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? केवट का हो जाएगा। केवट का पर्यायवाची क्या? धीवर हो जाएगा। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? आपको बताना कि मदन शलाका। मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा का, कबूतर का, चिड़िया का, कोयल का। तो मदन शलाका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कोयल का हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मदन शलाका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज। मनोज का पर्यायवाची आपको बताना। कामदेव, वर्मा, विष्णु, महेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामदेव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के पार्ट 14 अपलोड कर दिए, पार्ट 15 है। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आपको हिंदी व्याकरण MCQ के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पंकज में कौन सा समास है? आपको बताना कि पंकज, पंकज में कौन सा समास है जी आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्मधारय है, बहुप्री, दिगु। यहाँ पर दिगु सही से लिखा। ठीक है, दिगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है किस शब्द में यण संधि है? आपको बताना कि किस शब्द में यण संधि है। तो राजेश, अत्याचार, सूर्योदय या राकेश। तो किस में हो जाएगी यण संधि में? हमने आपको बताया था जब संधि पढ़ा थी, संधि को आपको कैसे याद रखना है कि यण संधि को पहचान करना है जिस शब्द में बीच में आधा अक्षर आता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इनमें से अत्याचार में क्या बीच में आधा ता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें अत्याचार में यण संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ट्रिक है शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है व्यायाम। व्यायाम में कौन सी संधि? आपको बताना है कि व्यायाम में कौन सी संधि है। तो यण, गुण, स्वर, विसर्ग। आपको बताना कि व्यायाम में कौन सी संधि। अभी हमने आपको जस्ट पहले क्या बताया कि जिस शब्द में पहले में आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर यण संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निस्संतान में संधि है। आपको बताना निस्संतान में कौन सी संधि है। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, बीच में आधा अक्षर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे यण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ का जब आप विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नी आ जाएगी और यहाँ पे 2 हलंत लग जाएंगे। ठीक है, विसर्ग लग जाएंगे जब विच्छेद करने पे। तो यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी? विसर्ग संधि आ जाएगी। तो निस्संतान में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है निर्मोह। निर्मोह का संधि रूप होगा। निर्मोह का संधि रूप क्या है जी? आपको बताना कि निर्मोह का संधि रूप क्या हो जाएगा। तो निहि प्लस मोह, निर प्लस मोह, या निहि प्लस मोह, या नी प्लस मोह। तो निर्मोह में आप जब विच्छेद करेंगे तो निहि आ जाएगा, निहि प्लस मोह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्मोह में कौन सी संधि है? अब आपको संधि के नाम कैसे पहचाना? जहाँ पर आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग लग जाए तो वहाँ पर कौन संधि हो जाती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है एक एक। एक एक में कौन सी संधि है? ये आपको बताना एक एक में कौन सी संधि है। आपको इसमें एक चीज याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, जब भी किसी संधि में एक मात्रा चढ़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी संधि है? आपको वहाँ पर आपको लगाना है वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आता है नबोडा। नबोडा का संधि रूप होगा। आपको बताना है नबोडा का संधि रूप क्या होगा जी? आपको बताना है। ठीक है, तो नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ओड़ा,
नवो प्लस उदा और नवो प्लस डा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव प्लस ऊडा हो जाएगा। नवोडा में कौन सी संधि है, नव प्लस ऊडा, यहाँ से इस तरह विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिस्कार। त्रिस्कार का संधि रूप होगा, आपको त्रिस्कार का संधि रूप बताना है कैसा है। त्रि प्लस कार, त्रिस प्लस कार, त्रस प्लस कार या तिर प्लस कार। तो त्रिस्कार में कौन सा हो जाएगा, तिर प्लस कार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सदाचार। सदाचार में कौन सी संधि, आपको बताना कि सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या स्वर संधि। सदा प्लस सत प्लस आधार, इसका जब आप विकसित करेंगे सत प्लस आधार, यहाँ पे एक हलंत आएगा, हलंत आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप होगा उत प्लस जल, उद प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल। तो उज्ज्वल में कौन सा हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस ज्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। पर्यावरण में संधि है, आपको बताना कि पर्यावरण में कौन संधि है। तो यहाँ संधि है दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि, यहाँ पे क्या लिखा, वृद्धि लिखा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो पर्यावरण में कौन सी संधि हो जाएगी, पर्यावरण में हो जाएगी यण संधि हो जाएगी जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है सन्मार्ग का। तो इसमें सत्य प्लस आर्ग, सत्य प्लस मार्ग या संत प्लस मार्ग या सत्य प्लस मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग। सन्मार्ग का संधि रूप होता है सत्य प्लस मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है रामायण। रामायण का संधि रूप होगा, आपको बताना राम प्लस यन या राम प्लस आयन या रमा प्लस आयन या राम प्लस आयन। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम प्लस आयन होता है, ठीक है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राम प्लस आयन होता है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें संधि आपको बताना है कौन सी है। तो इसमें दीर्घ संधि आ जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर क्या बड़ा आ या बड़ी ई का उच्चारण आता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। चलिए नेक्स्ट है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, आपको बताना खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, ठीक है। बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की, हिंदी तो ये पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता बताना है आपको, ठीक है। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता मतलब जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो तमाचा नेहा रमेश गाल, तो कौन मार रहा है यहाँ पे, तमाचा रमेश मार रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, उसने पढ़ा था मतलब यहाँ पे पढ़ा था आया यहाँ पे, तो था आया तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। अब आपको क्या करना, वर्तमान होता है तो है आता है, ठीक है। जैसे इस काल में अगर है आए तो वर्तमान काल, अगर था आए तो भूतकाल, ठीक है। अगर गया आए तो भविष्य काल, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राम धीरे धीरे पढ़ाता है, क्या राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, आपको बताना कि राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिया लेगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगा, क्रिया विशेषण है और यहाँ पे अव्यय सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है इसमें। राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे क्रिया विशेषण सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विशेषण है, विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना कि विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन हो जाएगा, परिणामवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक है, सार्वनामिक। तो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है उसका कोट पुराना था, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है, तो उसका कोट पुराना था, इसमें पुराना का अर्थ क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या विशेषण मतलब बता रहा क्या पुराना। चलिए नेक्स्ट है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, आपको बताना कि मैं यह काम अपने आप में ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है। तो आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या हो जाएगा, निजवाचक कर सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, इस वाक्य में वह है। तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, तो इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या अव्यय है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, कौन जा रहा, वह जा रहा, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, घर पर माँ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन है, संबंध, अधिकरण, संप्रदान या अपादान। तो इसमें जो राइट आंसर है आपको वो बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लड़का दौड़ता है, क्या है, यहाँ पे क्या है, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, तो इसमें लड़का हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, कौन, आप, कोई, यह। तो इसमें आपको बताना कि कौन, यह, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है जो सो में कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है जो सो में कौन सा सर्वनाम है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। जो सो में है तो क्या संबंध बता रहा, तो संबंधवाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है, आपको बताना है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता, करण, अपादान, संबोधन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो कारक क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है, आपको बताना है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है, से आता है। हमने आपको बताया है कि कर्ता ने कर्म को कर्णम से आया ना, तो से किसके लिए होता है, तो से होता है अपादान के लिए। तो पेड़ से पत्ता, पेड़ से आया ना, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा अपादान हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मरणासन में कौन सा समास है, मरणासन में कौन सा समास है, तुरंत, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय है, तो मरणासन में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, आपको बताना है, पंचानन में कर्मधारय, बहुव्रीहि, दिगु या अधिकरण, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचानन में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शब्द में वृद्धि संधि है, आपको बताना है किस शब्द में वृद्धि संधि है, तो आपको बताना है, यहाँ पे ये गलत लिखा है सदैव। ठीक है, सदैव में आपको डबल मात्रा होती है हमेशा। ठीक है, तो वृद्धि संधि का पहचान यही है कि जिस शब्द में दो मात्राएं चढ़ी हों वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, यहाँ पे सदैव गलत लिखा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल मात्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए, सॉल्व करा दिए। अब आपको कमेंट में ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 30 में से। ठीक है, अगर आपके 20 से 25 के बीच में सही है तो तब तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको थोड़ी और प्रिपरेशन करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आएंगे, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी शेयर करना है तो एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच। क्लास, पंकज में कौन सा समास है, आपको बताना कि पंकज में कौन सा समास है जी, आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कर्मधारय, बहुप्री, दिगु, यहाँ पर दिगु सही से लिखा, ठीक है, दिगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द में यण संधि है, आपको बताना कि किस शब्द में यण संधि है। तो राजेश, अत्याचार, सूर्योदय या राकेश, तो किस में हो जाएगी,
यण संधि में हमने आपको बताया था जब संधि पढ़ा थी, संधि को आपको कैसे याद रखना है कि यण संधि को पहचान करना है जिस शब्द में बीच में आधा अक्षर आता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। इनमें से अत्याचार में क्या बीच में आधा ता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें अत्याचार में यण संधि हो जाएगी, ठीक है जी, आपको ट्रिक है शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है व्यायाम। व्यायाम में कौन सी संधि आपको बताना है कि व्यायाम में कौन सी संधि है, तो यण गुण स्वर विसर्ग आपको बताना कि व्यायाम में कौन सी संधि। अभी हमने आपको जस्ट पहले क्या बताया कि जिस शब्द में पहले में आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर अण संधि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निस्संतान में संधि है, आपको बताना निस्संतान में कौन सी संधि है। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, बीच में आधा अक्षर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे अण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ का जब आप विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नी आ जाएगी और यहाँ पे दो हलंत लग जाएंगे, ठीक है, विसर्ग लग जाएंगे जब विच्छेद करने पे, तो यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी। तो निस्संतान में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निर्मोह। निर्मोह का संधि रूप होगा, निर्मोह का संधि रूप क्या है जी, आपको बताना कि निर्मोह का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो निहि प्लस मोह, निर प्लस मोह, या निहि प्लस मोह, या नी प्लस मोह। तो निर्मोह में आप जब विच्छेद करेंगे तो निहि आ जाएगा, निहि प्लस मोह, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निर्मोह में कौन सी संधि है। अब आपको संधि के नाम कैसे पहचाना, जहाँ पर आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग लग जाए तो वहाँ पर कौन संधि हो जाती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, एक एक में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है एक एक में कौन सी संधि है। आपको इसमें एक चीज याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, जब भी किसी संधि में एक मात्रा चढ़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी संधि है, आपको वहाँ पर आपको लगाना है वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नबोडा। नबोडा का संधि रूप होगा, आपको बताना है नबोडा का संधि रूप क्या होगा जी, आपको बताना है, ठीक है। तो नव प्लस उड़ा, नव प्लस ओडा, नवो प्लस उदा और नवो प्लस डा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव प्लस उड़ा हो जाएगा। नवोडा में कौन सी संधि है, नव प्लस उड़ा, यहाँ से इस तरह विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिस्कार। त्रिस्कार का संधि रूप होगा, आपको त्रिस्कार का संधि रूप बताना है कैसा है, त्रि प्लस कार, त्रिस प्लस कार, त्रिस प्लस कार या तिर प्लस कार। तो त्रिस्कार में कौन सा हो जाएगा, तिर प्लस कार हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सदाचार। सदाचार में कौन सी संधि, आपको बताना कि सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या स्वर संधि। सदा प्लस सत प्लस आधार, इसका जब आप विच्छेद करेंगे सत प्लस आधार, यहाँ पे एक हलंत आएगा, हलंत आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप होगा उत प्लस जल, उद प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल। तो उज्ज्वल में कौन सा हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस ज्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। पर्यावरण में संधि है, आपको बताना कि पर्यावरण में कौन संधि है, तो यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि, यहाँ पे क्या लिखा, वृद्धि लिखा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो पर्यावरण में कौन सी संधि हो जाएगी, पर्यावरण में हो जाएगी यण संधि हो जाएगी जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है सन्मार्ग का, तो इसमें सत्य प्लस आर्ग, सत्य प्लस मार्ग या संत प्लस मार्ग या सत्य प्लस मार्ग, राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग। सन्मार्ग का संधि रूप होता है सत्य प्लस मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है रामायण। रामायण का संधि रूप होगा, आपको बताना राम प्लस यन या राम प्लस आयन या रमा प्लस आयन या राम प्लस आयन। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम प्लस आयन होता है, ठीक है, तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राम प्लस आयन होता है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें संधि आपको बताना है कौन सी है, तो इसमें दीर्घ संधि आ जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर क्या बड़ा आ या बड़ी ई का उच्चारण आता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। चलिए नेक्स्ट है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, आपको बताना खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, ठीक है, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की, हिंदी तो ये पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है जी, आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता बताना है आपको, ठीक है। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता मतलब जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो तमाचा, नेहा, रमेश, गाल,
तो कौन मार रहा है यहाँ पे? तमाचा रमेश मार रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है। उसने पढ़ा था मतलब यहाँ पे पढ़ा था आया यहाँ पे, तो था आया तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। अब आपको क्या करना, वर्तमान होता है तो है आता है। ठीक है, जैसे इस काल में अगर है आए तो वर्तमान काल, अगर था आए तो भूतकाल। ठीक है, अगर गया आए तो भविष्य काल। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम धीरे धीरे पढ़ाता है। क्या राम धीरे धीरे पढ़ाता है? इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, आपको बताना कि राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिया लेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगा, क्रिया विशेषण है और यहाँ पे अव्यय सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है इसमें। राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विशेषण है? विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना कि विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन हो जाएगा? परिणामवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक है, सार्वनामिक। तो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आता है उसका कोट पुराना था। उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है? तो उसका कोट पुराना था, इसमें पुराना का अर्थ क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या विशेषण मतलब बता रहा क्या पुराना। चलिए नेक्स्ट है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। इस वाक्य में आप क्या है? आपको बताना कि मैं यह काम अपने आप में ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है? तो आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या हो जाएगा? निजवाचक कर सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा। इस वाक्य में वह है, तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या अव्यय है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, कौन जा रहा? वह जा रहा, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? घर पर माँ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन है, संबंध, अधिकरण, संप्रदान या अपादान। तो इसमें जो राइट आंसर है आपको वो बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लड़का दौड़ता है। क्या है यहाँ पे? क्या है? लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? आपको बताना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें लड़का हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, कौन, आप, कोई, यह। तो इसमें आपको बताना कि कौन, यह, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सो में कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है जो सो में कौन सा सर्वनाम है। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। जो सो में है तो क्या संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? आपको बताना है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता, करण, अपादान, संबोधन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो कारक क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? आपको बताना है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? से आता है, हमने आपको बताया है कि कर्ता ने कर्म को कर्णम से आया ना, तो से किसके लिए होता है? तो से होता है अपादान के लिए। तो पेड़ से पत्ता
पेड़ से आया ना, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा अपादान हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मरणासन में कौन सा समास है, मरणासन में कौन सा समास है, तुरंत दिगु तत्पुरुष कर्मधारय है, तो मरणासन में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है आपको बताना है। पंचानन में कर्मधाराय, बहुब्री, दिगु या अधिकरण, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुब्री समास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचानन में बहुब्री समास है। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द में वृद्धि संधि है, आपको बताना है किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो आपको बताना है, यहाँ पे ये गलत लिखा है सदैव। ठीक है, सदैव में आपको डबल मात्रा होती है हमेशा। ठीक है, तो वृद्धि संधि का पहचान यही है कि जिस शब्द में दो मात्राएं चढ़ी हों वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। यहाँ पे सदैव गलत लिखा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल मात्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम बताते कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। आपको बताना है कि किस कारक में से विभक्ति है। ठीक है, से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, कर्ता, अपादान, संप्रदान या कर्ण। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, से किसके कारण आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है ए रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको कारक बताना कौन सा है। तो जब भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये किस चिन्ह होता है, ये विस्मय आदि बोधक होता है, तो कर्ता ने अधिकरण या करण या संबोधन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है कि ए रमेश यहाँ आओ, इसमें हो जाएगा संबोधन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है संस्कृत के अकारांत शब्द होती है। आपको बताया संस्कृत के अकारांत शब्द कौन होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो जी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें संस्कृत है, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं क्या, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साकार में उपसर्ग है। हमने आपको बताया कि उपसर्ग पहले लगता है किसी भी शब्द के। ठीक है, तो साकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो साकार में हो जाएगा छोटा सा आता है। ठीक है, तो साकार में हो जाएगा सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, आपको बताना है चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियाओं, ये सभी। तो आपको बताना है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन होता है तो चिड़िया होता है जिसमें चांद बिंदी आती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, आपको बताना मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, तो ये आपको बताना द्वित, एकल, मूल या संयुक्त किसका लोप हो गया, तो इसका हो गया द्वित का लोप हो गया। ठीक है, तो इसका जो आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, आपको बताना देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि, यहाँ पे खरोष्टी है। ठीक है, अब देवनागरी या सिंधु लिपि, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना किस लिपि में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ये आपको याद रखना था, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ, प्राकृत में हुआ, सौर सैनी में हुआ, अपभ्रंश में हुआ, खरोष्टी में हुआ। ठीक है, तो ये इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ, तो अपभ्रंश भाषा में हुआ। ठीक है जी, आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है, आपको बताना कि कौन भाषा का अंग नहीं है, ध्वनि, शब्द, वाक्य या लेख, तो इनमें से क्या नहीं है भाषा का अंग, भाषा का अंग ध्वनि, शब्द, वाक्य या लेख क्या नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेख हो जाएगा जो कि भाषा का अंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भाषा का अंग नहीं है, आपको बताना कि इसमें भी भाषा का अंग कौन सा नहीं है, ध्वनि, शब्द, वाक्य, लेख। जी क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है कि भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है, जी आपको बताना है कि भाषा का निर्माण किनके संयोग से, विचार, शब्द, ध्वनि, चिन्ह या वाक्य, तो भाषा का निर्माण किसके इनके संयोग से होता है, तो ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। ठीक है, जी आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपको बताना है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से, भाष से या भाष्म या भाष या भाष धातु, तो किस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भाष धातु से हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था? हिंदी भाषा का कौन सा रूप, तो जी आपको बताना है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, पहाड़ी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का या खड़ी बोली का? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, खड़ी बोली को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेम लेकर तुम्हें से हिंदी भाषा की लिपि है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है जी, आपको बताना है देवनागरी लिपि है, ग्रीक लिपि है, आरमिक लिपि है या रोमन लिपि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, नेम लिखित में हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, आपको बताना कि हिंदी भाषा में बोलियों की कितनी संख्या है, 15 है, 18 है, 22 है, 25 है, तो कितनी बोलियों की संख्या हो जाएगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 हो जाएगी। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आपको बताना कि हिंदी है जो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा या फिर क्या है राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? तो ये आपको बताना है 14 नवंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 को, 14 जनवरी 1950 को या 14 अगस्त 1950 को, तो कब स्वीकार किया गया था राजभाषा के तौर पर? तो इसको किया गया था 14 सितंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है जी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 143, 343, 543 या 243, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संघ की है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था? ये अनुच्छेद 343 में कहा गया, आर्टिकल 343 में कहा गया था। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दही शब्द है, आपको बताना दही शब्द जी क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो दही कैसा शब्द हो जाएगा जी आपको बताना है, तो दही हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा का किस रूप में स्वीकार होता है जी आपको बताना है। ठीक है, तो किस रूप में होता है, मानक में होता है, टकसाली में होता है, आम फाम में होता है, ठीक है, पश्चिमी में होता है। तो आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो मानक का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, अणा, अणा का उच्चारण स्थान होता है, तो आपको बताना अणा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तालव होता है, मूर्धन्य होता है या नासिक होता है? तो अणा का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है जी, होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है, तो नासिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आता है कि समूहवाचक संज्ञा है, आपको बताना कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो समूह, इनमें से आपको बताना है समूह किस में आता है, तो गुलाब में समूह, गुलाब का समूह होता नहीं, आपने अंगूर, पौधा, चावल, आपने देखा गुलाब एक गुलाब ही होता है। ठीक है, अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है, तो मतलब क्या है इसमें एक समूह होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी अंगूर। ठीक है, ये आपको याद रखना, अंगूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, आपको बताना कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, कौन सा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाती है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना तत्सम शब्द, अभी हमने बताया कि जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे गोधूम, यहाँ पे गोधूम नहीं है, गोदूर हो जाएगा, ठीक है। ला है, मिस्टेक हो गई टाइपिंग, ठीक है। पड़ोसी, शहीद और बहू, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोधूम हो जाएगा, ठीक है। तो गोधूर होता है, ठीक है, राइट आंसर, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। मर्म, प्रलाप, मोह, व्यंग। तो आपको इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि ठीक है तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द बताना है मर्म, प्रलाप, मोह या व्यंग। तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोह हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है बानर। बानर का तद्भव रूप क्या है, आपको बताना है बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो बानर का तद्भव रूप बताना है बांदर या बानर या बंदर। तो बानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है, आपको बताना है दर्शन का, दर्शन या दर्शन या दर्शन या दर्शन। राइट आंसर है वो आपको बताना, दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दर्शन, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना कि कौन सा शब्द तत्सम है। खेल, उद्गम, अजीब, कोट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना तद्भव शब्द कौन सा है। बिच्छू, बर, भ्रमर या षड़पद। तो षड़पद कौन सा हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू हो जाएगा, ठीक है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा बिच्छू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे था निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपको बताना तत्सम तद्भव में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जो अशुद्ध है वो आपको बताना है, ठीक है। श्रृंगार या श्रृंगार, ठीक है। नृत्य या नाच, दही या दही या चसु या आंख। तो इसका आपको तत्सम तद्भव में से कौन सा अशुद्ध अशुद्ध है जी बताना है कि जो अशुद्ध है, ठीक है। तो श्रृंगार और श्रृंगार, ठीक है, तो ये तो सही है। नृत्य और नाच जी सही है। दधी दही ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चसु आंख मतलब सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दधी दही, ये राइट आंसर हो जाएगा जी, इसमें अशुद्ध है, ठीक, और बाकी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है पहचान। पहचान का तत्सम शब्द क्या है, आपको बताना कि पहचान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, अवधान या अभिधान। तो पहचान का तत्सम शब्द हो जाएगा क्या, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना कि कौन सा शब्द ये है कि तत्सम नहीं है। तो घृत, आंसू, दुग्ध, अतिन। तो इनमें से आपको बताना है कि जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। आपको बताना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी, देशज, आगत, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है, देशज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है गाड़ी शब्द है। आपको बताना कि गाड़ी शब्द कौन सा है, देशी शब्द, आगत शब्द, विदेशी शब्द या विदेशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। तो आपको बताना कि गाड़ी कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है, तो इनमें चार ऑप्शन है, देशी, आगत, विदेशज, विदेशी। तो इसमें गाड़ी कौन सा हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, देशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। आपको बताना कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। देशी कहते हैं, यौगिक कहते हैं, आगत कहते हैं, देशज कहते हैं। तो इनमें से क्या कहते हैं, तो उनको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगत कहते हैं। तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है, रेल है, हवालात है, गिलास है या बाड़ा है। तो आपको कौन सा है जो राइट आंसर है वो बताना है, ठीक है। तो इनमें से जो रेल, हवालात, गिलास या बाड़ा, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवालात हो जाएगा, ठीक है। तो हवालात क्या है कि मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है हवालात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताना। आपको देशज शब्द कौन सा है, समय, मलेरिया, डोंगी, चेला, भात, अन्नास, अंतरास या पैसा या बोट।
जो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो समूह शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताना। तो देशज शब्द हो जाएगा समय मलेरिया। समय मलेरिया क्या है, देशज शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्न शब्दों में से फारसी शब्द बताना कि फारसी शब्द कौन सा हो जाएगा। अल्लाह, आवाज, अक्ल या औरत। तो फारसी शब्द क्या है जी आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो फारसी शब्द क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज हो जाएगा, ठीक है। आवाज क्या है, एक फारसी शब्द है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है अलमारी। अलमारी शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि अलमारी शब्द कौन सा है। अरबी शब्द है, पश्तो, पुर्तगाली या फारसी। अलमारी कौन सा शब्द हो जाएगा, तो अलमारी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अलमारी कैसा शब्द हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का शब्द है, आपको बताना है फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है। रूबल हो जाएगा, पठान हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। तो फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है जी, आपको बताना है कि फ्रेंच भाषा का शब्द। तो इसमें आपको बताना है कि रूबल हो जाएगा, पठान हो जाएगा, बहादुर या अंग्रेज। तो फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केला। केला का तत्सम शब्द बताना है आपको। केला का तत्सम शब्द क्या होता है। केल कहा, कर्दली, कदली कहा या कदली। तो केला का आपको बताना कि तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कदली हो जाएगा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम है, आपको बताना कि हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो हल्दी शब्द का आपको तत्सम बताना। तो हल्दी का शब्द का तत्सम है हरदी, हरदिका, हल्दिका या हरदिका। तो हल्दी शब्द का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रका। हरिद्रका हो जाएगा, ठीक है, हरिद्रा। तो हल्दी के शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है, आपको बताना है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है। 3, 5, 6, 2। तो स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर 5 भेद होते हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है चाय। चाय किस भाषा का शब्द है। जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय बताना है आपको, चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा। तो चाय हो जाएगा चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा, चीनी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं, आपको बताना कि हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं जी, आपको बताना कि हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं। 30, 46, 57 या 49। मूलतः वर्ण पूछा तो मूलतः वर्ण होते हैं 46 होते हैं, 46 जी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 27, 39, 44 या 54। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, संयुक्त को छोड़कर, ठीक है, तो 44 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आता है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। आपको बताना है कौन सी वो बोलियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। व्यंजन, वर्ण, अक्षर या स्वर। तो हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो उन्हें क्या कहती है, स्वर कहती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। आपको बताना कि अग्र स्वर नहीं है, ई, आ, ए, ओ, ऐ। तो इनमें से कौन सा नहीं है जो अग्र स्वर नहीं है, ठीक है। तो अग्र स्वर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा अ। ये क्या अग्र स्वर नहीं है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र स्वर का मतलब जैसे किसी शब्द की आगे लगता है, जैसे हा, हा, हा में बाद में आ का उच्चारण आता है, तो मतलब ये पीछे लगता है, तो मतलब इसमें अग्र स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे ई तो पहले लगता है, ठीक है, जैसे हिंदी में छोटी ई आ रही पहले, ठीक है। ए जैसे एक लिखते हैं अपन, तो ए में आता है मतलब आए, जो मतलब पहले आता है, जो इसमें अग्र पूछा है जो पहले नहीं आता, तो इसमें क्या आ हो जाएगा जो पहले नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है, आपको बताना कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है। 2, 3, 5, 7। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हो जाएंगे, 5 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तो ये बताना क्या अयोग बा है,
व्यंजन है, संयुक्त अक्षर या स्वर है, तो ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाय कहलाते हैं। हिंदी में अंग और आह को अयोगवाय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या अनुनासिक है? तो जी आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है, आपको बताना कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो छ, सा, हा, ला। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन हो जाएगा छ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा, सा और हा व्यंजन है, आपको बताना है कि कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। सा, सा, सा और हा व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग हुआ है, आपको बताना उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ये आपको बताना कहाँ पर हुआ है? खसरा में, आरजू में, जफर में या पढ़ाई में? तो किस में हुआ है ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई में हुआ है। उत्तीक्ष ध्वनि का उच्चारण पढ़ाई में, मतलब यहाँ पर आपको जहाँ पर देखो एक एक तो डा बनता है, यहाँ पर नीचे रिकॉर्ड आता है, एक बनता है अणा। ठीक है, इस तरह अणा बनता है जिसके नीचे क्या है? एक बिंदी होती है। तो इसमें पढ़ाई में क्या, पढ़ाई में क्या है? यहाँ पे बीच में डॉट डॉट है। ठीक, तो उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? पढ़ाई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन संयोग से बना है? आपको बताना ज्ञा वर्ण, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस न्या, जा प्लस धा और जा प्लस अण और जा प्लस अणा। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा जा प्लस अणा के संयोग से ज्ञा बनता है। ठीक है, चलिए उत्तीक्ष व्यंजन है, आपको बताना कि उत्तीक्ष व्यंजन कौन सा है? जो उत्तीक्ष व्यंजन है ये आपको बताना कौन सा है? या, रा, ला, सा या डा अड़ा, छात्राज्ञा। तो जी इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उत्तीक्ष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, अंतःस्थ व्यंजन है, आपको बताना कि अंतःस्थ व्यंजन है अंग, आह और आह, या, रा, ला, बा, सा और छात्राज्ञा। तो अंतःस्थ व्यंजन बताना कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगी? तो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे, चार होते हैं, या, रा, ला, बा, ये क्या हो जाएंगे? अंतःस्थ व्यंजन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंठ ध्वनियां या व्यंजन कौन सी? आपको बताना कंठ ध्वनियां, टा, ठा, डा, अणा, पा, फा, बा, मा, चा, छा, जा, का, खा, गा। तो आपको बताना, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का, खा, गा, घा। ये क्या हो जाएगी? कंठ ध्वनियां होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है अचिर, अचर, राधा रमण, कंचनी कंदन, अंबुज, अंबुदी, नीरद या नीरज। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो राधा रमण कंसनी कंदन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा रमण कंसनी कंदन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? आपको बताना कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? तो इसमें देखना या घूरना, बेहद या असीम, ठीक है, जल, नीर, सौंदर्य या खूबसूरती। तो समानार्थी बताना, देखना का घूरना एक ही है। ठीक है, समान शब्द होता है, क्या देखना और घूरना एक ही बात है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दो क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्याय बताइए, आपको बताना नौका शब्द। ठीक है, नौका शब्द का पर्याय बताना है आपको, तो तिया हो जाएगा, तरंगणी हो जाएगा, तरी हो जाएगा, तरणिजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है नौका शब्द का, तो नौका शब्द का पर्याय बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरी। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, घर, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना घर का पर्यायवाची नहीं है। ग्रह, निलय, आलय या ग्रह, तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रह, जी वाला वो ग्रह है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो जी ग्रह का मतलब घर नहीं होता है। ठीक, इसका पर्याय शब्द नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पवन का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पवन का पर्यायवाची बताना है आपका मिलना, गूंजना, आदर या समीर। तो पवन का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है, तो पवन का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा हो जाएगा? तो
मिलना, गूंजना, आदर या समीर। तो पवन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समीर क्या है? पवन का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खर, खर का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गधा, खरगोश, शशक या मूर्ख। खर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गधा का पर्यायवाची क्या होता है? खर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल, अनिल, अनिल पर्यायवाची आपको बताना, अनिल किसका पर्यायवाची? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का। तो अनिल पर्यायवाची है आपको किसका है? तो अनिल पर्यायवाची हो जाएगा, पवन का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका वृक्ष, अग्नि, चंद्रमा या पुष्प। तो आपको बताना प्रसून, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नियति, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है, आपको बताना है कि नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कर्म, स्वभाव, चरित्र या भाग। नियति शब्द का समानार्थी हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय बताना है आपको। व्यवहार और मत, व्यवहार का पर्यायवाची और मत का पर्यायवाची आपको बताना। ठीक है, तो विचार और राय, आचार और विचार, बर्ताव और निर्णय, आचरण और सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। व्यवहार, व्यवहार का विचार या राय, ठीक, आचार, बर्ताव या आचरण। तो सिंपल सा बात है, व्यवहार का पर्यायवाची आचार होता है। ठीक है, और मत का पर्यायवाची विचार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आचार और विचार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आता है निम्नलिखित विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है वह छांटिए। जो नहीं है, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना जो चतुर का नहीं है। तो नागर, नागर क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द है। दक्ष भी चतुर का पर्यायवाची है। पटु भी चतुर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन देवप्रिय है, देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पूछा है जो समानार्थी शब्द नहीं है वही बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना कि जो सही नहीं है। तो मारीच का किरण, बहन का आग, बसुमती का धरती या बाजी का सिंह। इनमें से जो आपको राइट आंसर है वो बताना कि जो इसका सही नहीं है। तो मारीच का पर्यायवाची शब्द किरण, ये सही है। ठीक है, बहन का आग, ये भी सही है। बसुमती धरती, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजी का सिंह। तो ये क्या है? इसका सही पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो बाजी का सिंह ये सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है, आपको बताना कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सिंधु का, जलाशय का, बादल के, चंद्रमा का। तो सुधाकर शब्द आपको पर्यायवाची बताना। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सुधाकर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना कि अद्भुत का समानार्थी नहीं है। बाकी तीन है आश्चर्यजनक, भयानक, अपूर्व, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत का क्या नहीं है? अद्भुत का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयानक हो जाएगा। अद्भुत का क्या है? भयानक हो जाएगा जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी इसका समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी समानार्थी है। अद्भुत का आश्चर्यजनक होता है, अपूर्वी होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पापी शब्द का समानार्थी शब्द है, आपको बताना कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। कुत्सित, पामर, निर्दयी, अधम, पावकी। ठीक है, तो इसका पापी शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। पापी शब्द का समानार्थी निर्दयी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूल, फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे शब्द लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी टाइपिंग में। फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना। फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? मंजरी, प्रसून, पुष्प। तो फूल शब्द का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? मंजरी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्सा, मिर्सा किस शब्द का पर्याय है, आपको बताना कि मिर्सा किस शब्द का पर्याय है। तो मृत्यु का, मित्र का, मुक्ति का या मिथ्या का, किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथ्या का हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है जी, आपको बताना है। ठीक है,
कमल, गुलाब, कच्छ वृक्ष, कीड़ा। अरविंद शब्द का बताना है, ठीक है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कमल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य शब्द, अरण्य का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अरण्य का हो जाएगा देवदारू, हरियाली, अकेला या कानन। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताना, तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानन। नेक्स्ट है असुर, असुर का समानार्थी शब्द है, असुर का समानार्थी शब्द क्या है? तो असुर का हो जाएगा भूत, पापी, उद्दंड या राक्षस। असुर का क्या होता है? राक्षस होता है जी, आपको याद रखना है। तो असुर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? राक्षस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आनंद का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि आनंद का पर्यायवाची क्या है जी, आपको बताना है, ठीक है। तो आनंद का सहकार, स्पृहा, प्रमोद या प्रामद। तो आनंद का आपको पर्यायवाची बताना, तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो आनंद का होता है प्रमोद होता है, ठीक है। तो आनंद का होता है प्रमाद, प्रमोदरी प्रमाद होता है, आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमाद, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। पुरंदर, देवासुर, महिषुर या महेश। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुरंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा ए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपला, चपला का समानार्थी है, आपको बताना है चपला का समानार्थी क्या है। तो जी आपको बताना है कि कंजूस, ज्वाला, दामिनी या भामिनी। तो चपला का समानार्थी शब्द हो जाएगा दामिनी हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीव, जीव का पर्याय है, आपको बताना है जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है। वचन, रचना, ध्वनि या जीव। तो जीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचना हो जाएगा, ठीक है। जीव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रचना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है तरंग, तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग आपको बताना है तरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो क्षीण, काया, प्रतिकृति या उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है? तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी आपको याद रखना। नेक्स्ट है दास, दास किसका पर्यायवाची है? आपको बताना कि दास किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किन्नर, सेवक, नायक या इनमें से कोई नहीं। तो दास किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सेवक, सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दास होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माहवार किसका पर्यायवाची है? आपको बताना कि माहवार ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो माहवार किसका पर्यायवाची? महावर का, मंगलवार का, प्रतिमाह का या महावत का। तो माहवार किसका पर्यायवाची शब्द होता है? प्रतिमाह का, प्रतिमाह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? माहवार होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है शिवा, शिवा शब्द किसका पर्यायवाची है? अतिरेक, संकर, अलावा, रिश्तेदार। तो शिवा बताना है आपको, शिवा किसकी होता है, किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलावा। अलावा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शिवा होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना कि शांति शब्द का ये समानार्थी नहीं है, ये बताना जो समानार्थी नहीं है। तो इसमें क्या है? चुप्पी, आकाश, नीरवता या मौन। तो शांति शब्द का समानार्थी, शांति मतलब चुप्पी जी, सही है, ठीक है। आकाश, नीरवता या मौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश। क्या शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय है आपको बताना है। तो अहि, आर्दुल, शार्दुल है या कुरंग। तो मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शार्दुल हो जाएगा। तो शार्दुल क्या है? मृगेंद्र का पर्याय होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है, आपको बताना कि सरस्वती का पर्याय कौन सा होता है। सरस्वती का पद, पदा, ठीक है, गिरा, अकर्जा, शैलजा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, गिरा होता है, ठीक है। सरस्वती शब्द का पर्याय क्या होता है? सरस्वती का होता है गिरा होता है। नेक्स्ट है पनंग, क्या पनंग का समानार्थी शब्द है, आपको बताना। पिक, केसरी, पिनाक, उरग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पनंग का समानार्थी शब्द होता है उरग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, आपको याद रखना। तो क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपको कि भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याघ्र। तो भिन्न शब्द, भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा। ठीक है, मृगेंद्र क्या है, एक भिन्न शब्द है। ठीक है, जो तुरंग, मृगराज और व्याघ्र से क्या है, ये भिन्न शब्द है। ठीक है, तो अर्थ इसका क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि हिमांशु का पर्यायवाची क्या है। कलकंठ, कपीश्वर, रत्नाकर या उत्कृष्ट। हिमांशु शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है, कपीश्वर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हिमांशु शब्द का पर्यायवाची कपीश्वर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, संसार, जानने वाली या जश्न, सुरसरी। तो इसका राइट आंसर जो आपको है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुरसरी होता है। ठीक है, तो जाह्नवी का शब्द का पर्यायवाची होता है सुरसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कानन। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कानन शब्द इसका पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। जंगल, विपिन, अरण्य या इनमें से कोई नहीं। तो कानन शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो जंगल, विपिन, अरण्य जी सभी कानन के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है कानन का पर्यायवाची कौन कौन है, जंगल है, विपिन है, अरण्य। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ था शुद्ध बरतनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध बरतनी वाला। दर्शनाभिलाषी या दर्शनाभिलाषी या दर्शन विलासी या दर्शन विलासी। जो राइट आंसर है वो आपका बताना है शुद्ध बरतनी वाला। ठीक है, दर्शन अभिलाषी कैसा लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह राइट लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बरतनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध बरतनी वाला के अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना अतिशयोक्ति किस तरह सही लिखती है। तो अतिशयोक्ति लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्द का शुद्ध रूप है, शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है, आगामी, आगामी या आगामी। ठीक है, तो इसको बताना है शब्द का शुद्ध रूप होता है क्या होता है, आगामी होता है। कौन सा शब्द का जो सही है, आगामी इस तरह लिखते हैं या आगामी या आगामी या अगमी। ठीक है, तो अगमी शब्द कैसा लिखते हैं, तो आगामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप है आपको बताना है पैतृक या पैतृक या पैतृक या पैतृक। तो किस तरह सही लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, पैतृक इस तरह लिखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है सही रूप बताना है, ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो किस तरह सही लिखते हैं, जो आपको बताना है जिस तरह सही लिखते हैं। तो ऐतिहासिक इस तरह लिखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐतिहासिक लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बरतने की दृष्टि से शुद्ध है, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द बताना है। प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो प्रतिनिधि किस तरह लिखते हैं, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, आपको बताना है छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है जी, आपको बताना है हिंदी शब्दकोश में छ छत्री है ना, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है। ठीक है, का के बाद किसका आता है, छ वर्ण का आता है। नेक्स्ट है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, आपको बताना शब्दकोश में श्रद्धा है शब्द किस शब्द के पहले आएगा, आपको बताना शासन, शौर्य, श्रमिक या श्याम। तो श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक शब्द के पहले आएगा। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, श्रमिक के पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा, आपको बताना कि शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा। हृदय, हार्दिक या हरास या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरास है। हरास क्या है जी, शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अनिरुद्ध, आकार, आंकना या अंकुर। कौन सा हो जाएगा जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको क्रम बताना है, जैसे कि छोटा आ बड़ा ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक। तो जब अगर आपसे पूछे पहला, तो आपको ए से जेड तक जाना, आ से ज्ञा तक, ठीक। अगर आप मुझे सबसे बाद में, तो आपको यहाँ पे जाना है ज्ञा से आ तक, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, आपको बताना है कि अघोष ध्वनि कौन सी है, ठीक है। तो अघोष ध्वनि बताना है का, गा, दा, धा, पा, फा और डाणा। तो अघोष ध्वनि बताना है आपको कौन सी है। तो अघोष ध्वनि हो जाएगी, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पा एंड फा, ये क्या है, अघोष ध्वनि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बरतने की दृष्टि से शुद्ध है। बरतने की दृष्टि से शुद्ध है, आपको बताना है प्रतिनिधि। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका जो अभी आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। कौन सा हो जाएगा, इनमें चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो व्यवहार, व्यवहारिक या व्यवहारी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार्य, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, जी आपको बताना कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, चा, छा, जा, जा, पा, फा, बा, भा, मा, ता, था, दा, दा। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ बताना है आपको। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, ये क्या है, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान है। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इनमें से जो आपका उच्चारण स्थान है वो आपको बताना कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो मूर्धन्य, दंत्योष्ठ, दंत या तालव्य। तो ता, था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते, तालव्य व्यंजन कहलाते, कंठ व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन क्या कहलाते। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाते ओष्ठ व्यंजन कहलाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, आपको बताना है। ला, खा, घा, पा। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो बा। तो किस ध्वनि के उच्चारण में होगी, बा में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वा। वा है व्यंजन का उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, ओष्ठ या दंत। तो कौन सा हो जाएगा इसका, दंतोष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स्य व्यंजन कौन सा है, आपको बताना कि वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो सा, हा, आदर, ना या ता। तो वत्स्य व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर, ना हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, आपको बताना कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ ट्रक में, पुनर्निर्माण में या त्राटक में या शत्रु में, किस में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण में, ठीक है। पुनर्निर्माण में क्या है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन से हैं, आपको बताना है कि अल्प प्राण बाण कौन से हैं। तो अल्प प्राण आपको बाण बताना कौन से है। तो या, धा, फा, भा, आ या कागा। कौन अल्प प्राण बाण कौन सी होती है, तो का और खा, का और गा है, जी क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अल्प प्राण व्यंजन बाण कौन कौन सी होती है, का एंड गा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, आपको बताना कि गलत बात कौन सी है। चा अघोष तालब अल्प प्राण है, ठीक है। खा कंठ महाप्राण अघोष है। धा सघोष महाप्राण दंत है। ये पा सघोष ओष्ठ महाप्राण। तो इनमें से आपको बताना जो गलत है। तो चा क्या है, चा है अघोष, ठीक है, तालब्य से उच्चारण होता है, ये भी सही। अल्प प्राण है, ये भी सही है। तो ठीक है, खा, खा क्या है, खा कंठ होता है, ठीक है, उच्चारण, और महाप्राण है खा, ठीक है, अघोष भी है, तो ये भी सही है। धा, धा क्या है, ये सघोष बाण है, ठीक है, महाप्राण भी है, दंत से उच्चारण होता है,
तो ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकिया, सगोश, ओष्ठ और महाप्राण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है क्या कहलाते हैं। घोष ध्वनि या अघोष ध्वनि या महाप्राण ध्वनि या अल्प प्राण ध्वनि। जिनके उच्चारण में स्वर इंद्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाती हैं, तो वे कहलाते हैं अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, आपको बताना है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संपर्क ध्वनि है, इनमें से कोई नहीं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि हो जाएगी, युग्मक ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, आपको बताना कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है महाप्राण ध्वनि। तो का, कहा, जा, या, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं, तो महाप्राण ध्वनि हो जाएगी का क्या महाप्राण ध्वनि नहीं जी, अल्प प्राण है। ठीक है, नेक्स्ट है, अघोष बाण कौन सा है, आपको बताना कि अघोष बाण कौन सा है। आ, जा, हा, ऐसा अघोष बाण कौन सा है, तो अघोष बाण हो जाएगा आ क्या है, एक अघोष बाण है। क्वेश्चन है, संबल में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त, युग्मक या संपर्क, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा। ठीक है, तो संबल में कौन सी ध्वनि हो जाएगी, संपर्क हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, आपको बताना कि शुद्ध कैसा, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं जी, आपको बताना है कि ठीक है, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद, तो किस तरह सही लिखते हैं आशीर्वाद जी, आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। उच्चारण की समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए जी, आपको बताना कितने भेद किए गए हैं, 2, 3, 5, 7। तो आपको जो स्वरों के भेद है कितने किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद किए गए हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं वह कहलाती हैं। ठीक है, तो वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं वे क्या कहलाती है, स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, शब्द कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है, आपको बताना साकी है, साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है, सखी, शिक्षा, साक्षी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो साकी का मूल तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शक्कर शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। शक्कर का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, शकट, शुगर या शर्करा या चीनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा होता है। ठीक है, शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, शर्करा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पता है रज्जू, रज्जू शब्द का तद्भव रूप है, आपको बताना है कि रज्जू शब्द है इसका तद्भव रूप क्या है, राजा, रानी, राजपुत्र या रस्सी। तो इसका जो राइट आंसर है कि रज्जू, रज्जू का तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका होता है रस्सी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रज्जू का तद्भव रूप होता है रस्सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं कि स्वतंत्र सत्ता है धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता का धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहलाते है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, आपको बताना है यौगिक शब्द कौन सा है, विद्यालय है, पुस्तक है, योगी या लेखक है। ठीक है, तो जो यौगिक शब्द है वो आपको बताना है, तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय क्या है, ये कि यौगिक शब्द है। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके, मतलब जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, मिश्रित करते हैं, योगी कहते हैं या रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, योगिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को योगिक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपको बताना
तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें अलंकार बताना कौन सा अलंकार है, ठीक है। कि तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जहाँ पर देखो एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे कि यहाँ पे ता यहाँ पे स्टार्टिंग होता है ता यहाँ पे देखिए तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया, मतलब यहाँ पे ता वर्ण स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी कोई एक ही शब्द बार बार रिपीट हुए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इस चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो उत्प्रेक्षा अनुप्रास उपमा या रूपक जो अलंकार है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, इसमें जिसकी उपमा बताई जाती है, जैसे पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता है, सरिस मन की तरह डोलता है, तो इसमें क्या पीपर के पत्ते की उपमा की जा रही है, किसकी तरह? मन की तरह। तो इसका जहां पर ऐसे किसी की उपमा की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार है, ठीक है। कि माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार है, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इसमें जो भी राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? आपको बताना है कि शकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, वक्रोकृत अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो श्लेष, वक्रोकृत, अनुप्रास या रूपक अलंकार कौन सा राइट आंसर है जी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेहग बेहग फिर चाहक उठे ए पुंज पुंज में अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है जी आपको बताना है। श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है, बीप्स अलंकार है, ठीक है। जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि बेहग बेहग फिर चाहक उठे ए पुंज पुंज में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीप्स अलंकार हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में अलंकार है? उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, प्रतीप अलंकार या दीपक अलंकार, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अनियोगित अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देख लो सकरी, देख लो सकरी, देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो अनियोगित अलंकार, अपरिहित अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या दीपक अलंकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? तो जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे नहीं पलाश की पुहु ए है जरत अंगार में अलंकार प्रयुक्त है। अपनुहित अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीक अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनुहित अलंकार होता है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित में अलंकारों में किसका उदाहरण है। ये आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो व्यतिरेक अलंकार का, संधि अलंकार का, विरोधाभास अलंकार का, अपनुहित अलंकार का। विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित अलंकारों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुर महिसुर हरिजन असगाई हमरे कुल इन पर ना सोहराई में अलंकार कौन सा हो जाएगा। व्यतिरेक, दीपक या दृष्टांत या प्रतीक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छंद का अर्थ होता है। छंद का अर्थ क्या होता है। आच्छादन, नापना, काटना या कोई नहीं। तो छंद का अलंकार, छंद का अर्थ होता है आच्छादन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस रचना में मात्रा एवं वर्णों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उन्हें कहते हैं जिस रचना में मात्रा और वर्णों, यहाँ पे क्या लिखना है, मात्रा और वर्णों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे कहते हैं अलंकार, रस, छंद या गुण। उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें छंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, छंद कहते हैं। नेक्स्ट है छंद के कितने प्रकार हैं। अब आपको बताना कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छंद के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है वर्णों की, मात्रा की, यति की या गति की। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है दोहा छंद कौन सा व्रत है। दोहा छंद कौन सा व्रत है। समव्रत है, विषम व्रत है, अर्ध समव्रत है, सभी गलत है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, दोहा दोहा छंद कौन सा व्रत है। तो समव्रत, विषमव्रत या अर्ध समव्रत या सभी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध समव्रत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना है चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है। 24, 16, 26, 28। तो कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई में। आपको चौपाई छंद में कितनी मात्रा होगी जी आपको याद रखना है। 24, 16, 28, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। ठीक है, नेक्स्ट है सरोटा छंद दोहा छंद का होता है। सरोटा छंद है दोहा छंद का कैसा होता है। समान होता है, उल्टा होता है, समानार्थी होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, तो सरोटा छंद होता है ये दोहा छंद का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,